नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और आप देख सकते हैं सिटी सेंटर में सबसे पहले किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 76वें स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे की रोशनी में सजाया गया है। ये भव्य एयरपोर्ट बेहद खूबसूरत दिखते हुए तिरंगे की रोशनी में। तस्वीरों से हम शो की शुरुआत करें और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं नूह जिले की खबर। पंजाब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सांप्रदायिक तनाव से गुजर रहे नूह में बुलडोजर एक्शन बंद है, लेकिन इससे पहले हरियाणा प्रशासन की ओर से 1208 बिल्डिंगों को जमींदोज किया गया। ये तमाम बिल्डिंगें मुस्लिमों की थी। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को भी जिनके घर सरकार ने दिए थे वहां पर भी बुलडोजर का एक्शन चला। सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये लोग गरीब होने का सरकारी सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। नूह के नगीना में हिंसा के बाद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तकरीबन 1 दर्जन परिवारों के घर ढा दिए गए। प्रशासन ने तेजी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना व प्रियदर्शनी आवास योजना के तहत 2012-13 में बनाए गए 2 मकान भी तोड़ दिए। अब इन परिवारों के बच्चे खुले आसमान के नीचे जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ये मेरा मकान सरपंच ने बनवाया था, किसान सरपंच ने पंचायत के थ्रू, और अब सरकार की तरफ से टूट गए। भाई अब गरीब आदमी है हम, अब कहाँ जाए जब हम पे जगह ही ना है। इन घरों की दीवारों पर साफ लिखा है कि ये घर हरियाणा सरकार की प्रियदर्शनी योजना के तहत बनाए गए हैं। फिर भी प्रशासन से इतनी बड़ी चूक हो गई कि अपना ही बनाया घर अवैध बताकर ढहा दिया। मेरा परिवार में जी 5-6 मकान तोड़े गए हैं, मेरा और मेरा भाई का मिलके। मेरे बच्चों का मैं मौत हुआ था उस टाइम, मेरे को कुछ सूचना नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी मेरे को। जो मेरा जब जिस टाइम मैं घर पे आया उस टाइम मेरे को जो बुलडोजर चलता मिला थी। इस पूरी लापरवाही पर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। उसकी तरफ से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जिनके मकान सरकारी जमीन पर बने थे, सिर्फ उन अवैध मकानों को ढाया गया है। पर बड़ा सवाल ये है कि सरकार से आवंटित मकान कैसे अवैध हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार की सख्ती के बाद हरियाणा की पंचायतें मुसलमान व्यापारियों के बायकॉट के फरमानों पर यू टर्न लेने लगी हैं। प्रशासन फरमान को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बता रहा। मामला झज्जर जिले के गांव कबलाना और मुंडाखेड़ा का है। दोनों पंचायतों ने वीडियो जारी कर फरमान वापस लिए जाने की बात कही। ग्राम पंचायत कबलाना सर्व धर्म व सर्व समाज का सम्मान करती है। वह ग्राम के सभी धर्मों व जातियों के आने जाने वालों का स्वागत करती है। पिछले लेटर में जो चोरी की घटनाओं को देखते हुए फेरी वालों की वेरिफिकेशन व गाँव में रह रहे किराएदारों की वेरिफिकेशन संबंध में था, जिसका किसी धर्म विशेष व क्षेत्र से कोई संबंध न समझा जाए। दरअसल कल बायकॉट के इन फरमानों का संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश देकर इन नोटिसों को वापस दिलवाने की बात कही थी। अब इसी मामले में देख लीजिए, सरकार ने चाहा तो मुसलमानों के बायकॉट के फरमान पंचायतों ने 24 घंटे के अंदर वापस ले लिए। तो फिर उसी सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवनेस दिखाने के चक्कर में कि हम हरकत में हैं, उन्होंने अपने ही आवंटित घर कैसे गिरा दिए। और वो घर भी गिराए उन गरीब परिवारों के जिनके पास खाने के लिए दाना नहीं है। तभी तो सरकार ने उनको घर दिए थे। जवाबदेही किसकी? सब शांत है। नूह में सहयोगी कासिम और दिल्ली में सचिन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई की एक म्यूजिक कंपनी के सीईओ के अपहरण का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि अपहरण का जो आरोप है वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे के बेटे पर लगा है। सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित शख्स की शिकायत के बाद विधायक के बेटे और बिहार के मनोज मिश्रा को आरोपी बनाया गया है। सुनील सिंह की रिपोर्टिंग। 9 अगस्त को मुंबई के गोरेगांव में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी में अचानक से 8 से 10 लोग घुसे और कंपनी के सीईओ को पीटते हुए जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए। कंपनी में मौजूद कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी डराया और धमकाया। म्यूजिक कंपनी के सीईओ राजकुमार सिंह के मुताबिक उन्हें एक कार में बैठाकर दहिसर में विधायक प्रकाश सुर्वे के दफ्तर ले जाया गया, जहाँ उनका बेटा राज सुर्वे मौजूद था, जिसने उन्हें धमकाया। जब उठा के ले गए मार पीट के, तो मुझे सबसे पहले
उस ऑफिस में ले गए जहाँ राज सुर्वे बैठा हुआ था। उन्होंने यही बोला कि ये सब मैटर सॉर्ट करो, ख़त्म करो इसको, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। और बाकी गाली गलौच यार मैं क्या बोलूँ अभी आपको। राजकुमार सिंह के मुताबिक तब तक वनराई पुलिस को सूचना मिल चुकी थी, इसलिए उन्हें दूसरे एक दफ्तर में ले जाया गया जहां पर बंदूक की नोक पर जबरदस्ती सेटलमेंट के लिए मजबूर किया गया। फिर मेरे को एक 100 रुपये का स्टैम्प पेपर दिया गया जिस पर मेरी ही हैंड राइटिंग में मुझे लिखवाया गया कि आपने जो पैसे दिए हैं, जो एग्रीमेंट किया है उस आदिशक्ति फिल्म के साथ, जिसमें उन्होंने मेरे पर बहुत सारी पिस्टल और जो भी उनका औजार थे, जो भी चीज़ें, वो सब का दबाव देखे, प्रेशर देखे और मुझसे वो पेपर पे पूरा लिखवाया गया कि जो भी एग्रीमेंट हमारा उनके साथ हुआ है 2021 और 2022 में, जिसके तहत हमने उनको 8.5 करोड़ रुपए दिए थे, वो आज से अमान्य है, रद्द किया जाता है और अब कोई लेन देन नहीं होगा। और उस पर मेरे सिग्नेचर 2 पेजेस हैं, दोनों पे साइन ले लिए गए। राजकुमार सिंह के मुताबिक उनकी कंपनी ने बिहार की आदिशक्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड को कंटेंट बनाने के लिए 8 करोड़ का लोन दिया था, लेकिन उसके मालिक मनोज मिश्रा ने उस पैसे को कहीं और खर्च कर दिया और कर्ज के करार को रद्द कराने के लिए एमएलए के बेटे से अपहरण करवाया। क्योंकि उनका जो चैनल है मेरे पास मॉर्गेज है और समझिए लाइसेंसिंग है ना, वो आपको मैं अगर पैसे दे रहा हूँ तो मैं उसका लॉक इन साइन करूंगा, तो मैंने लॉक इन साइन किया हुआ, वो लॉक इन वो पूरा नहीं करना चाहते। जो कंटेंट उनको, जैसे आप घर पे लोन लेते हैं तो आप ईएमआई भरते हैं, अगर आप ईएमआई भी भरोगे बाउंस हो जाएगी 3 ईएमआई तो आपको नोटिस आने लगेंगे, राइट। तो आप बैंक में जाके उस बंदे को नहीं मारना शुरू कर दोगे जिसने लोन सैंक्शन किया है। मुंबई की वनराई पुलिस ने मामले में अपहरण और हथियार प्रतिबंधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर विधायक प्रकाश सुर्वे के बेटे राज सुर्वे और मनोज मिश्रा सहित 8 से 10 लोगों को आरोपी बनाया है और भागने की कोशिश कर रहे मनोज मिश्रा को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर बाकियों की तलाश का दावा किया है। मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टिगेशन एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज पे है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पॉलिटिकली भी कोई इन पे प्रेशर न डाले। इस बीच मनोज मिश्रा के वकील ने दावा किया है कि सिविल विवाद को क्रिमिनल में तब्दील कर फंसाया जा रहा है। सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल में कन्वर्ट किया गया है और ये सब कुछ सिविल एक्ट था, इसमें कोई क्रिमिनल का लेन देन नहीं था। बात सत्ताधारी दल के विधायक के बेटे से जुड़ी है, इसलिए पुलिस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। विधायक प्रकाश सुर्वे ने भी इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार का मनोज मिश्रा मुंबई के राज सुर्वे के संपर्क में आया कैसे और किसने उसे इस अपराध के लिए उकसाया। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और लोकसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिरा। मणिपुर की स्थिति पर विपक्ष मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। पीएम मोदी के भाषण के दौरान ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर लोकसभा में मिसकंडक्ट का आरोप लगा है। उनका मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया गया है और उसमें देश की जनता को जागरूक करने का भी प्रयास था। उसमें इस पूरे सदन की तरफ से एक विश्वास का संदेश मणिपुर को पहुंचाने का इरादा था। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है।
पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। मैं हैरान हूं, और ये बोलने वाले कौन लोग हैं? क्या ये देश भूल गया है? ये 14 अगस्त विभाजन विभीषिका पीड़ादायक दिवस आज भी हमारे सामने उन चीख को लेकर के, उस दर्द को लेकर के आता है। ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। जब मां भारती की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना था, जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था, बेड़ियों को काटना था, तब इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी, मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। और ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सड़कों की खराब हालत और खुले मैनहोल को लेकर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के 6 नगर निगम आयुक्तों को तलब किया है। सभी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में सड़कों पर गड्ढों और खुले मैनहोल को लेकर रुजू ठक्कर की ओर से हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। मुंबई और उसके आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर जिस तरह से खराब रास्ते हैं और कई जगहों पर हमें गड्ढे दिखने मिल रहे हैं, इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक सुनवाई जारी है और इसी पूरे मामले में शुक्रवार का दिन काफी अहम रहने वाला है। दरअसल जिस तरह से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में खराब रास्ते और गड्ढे हैं, इसे लेकर एक सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ही 2018 में जब इसी मामले पर एक सुनवाई की थी और एक फैसला दिया था, उसमें जल्द से जल्द इन रास्तों को और इन गड्ढों को उसकी मरम्मत करने का उन्होंने आदेश दिया था। लेकिन क्योंकि उस पूरे आदेश के 5 साल बाद भी हालात उसी तरह से हैं, तो इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट काफी नाराज है और इनके जितने भी 6 कमिश्नर्स हैं, यानी बीएमसी कमिश्नर, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये जो 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके कमिश्नर को भी समन किया गया है। ये कहा गया है कि ये जो सारे कमिश्नर हैं उन्हें आना चाहिए सुबह 11:30 बजे अदालत में और हमें बताना चाहिए कि हम उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई क्यों ना करें, और ये बताने कहा गया है कि उनकी ओर से क्या कुछ किया गया है, हालात कब तक सुधरेंगे और अब भी अदालत की ओर से दिए गए फैसले के बावजूद हालात क्यों खराब हैं। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और कर्नाटक के मंगलुरु से परेशान करने वाली खबर, जहां कुछ पैसे कमाने के लिए अपराधियों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया, चॉकलेट में नशा मिलाकर बेचा। पुलिस के मुताबिक ये जो नशे के चॉकलेट थे वो उत्तर प्रदेश से लाए गए थे। देखिए क्या है पूरा मामला। तकरीबन 125 किलो नशे वाली चॉकलेट्स मंगलुरु पुलिस ने 2 दुकानों से बरामद की। जो बच्चे इन चॉकलेट्स को खाते वो बार बार इन्हीं की मांग करते। घर वालों को शक, जब बड़ों ने खाया तो पता चला कि 15 से 20 रुपए की इन चॉकलेट्स को खाते ही नशा चढ़ता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें भांग और marijuana मिला हुआ था। And based on the FSL report what we have received yesterday, it is being confirmed that North India, specifically from जांच में हमें पता चला है कि ये खेप उत्तर भारत से लाई गई थी, खासकर उत्तर प्रदेश से, और कौन लोग इसमें शामिल हैं उसकी हम जांच कर रहे हैं। is still being further investigated. मंगलुरु में दबिश के बाद रायचूर से भी एक और खेप पकड़ी गई। 2 दुकानदार गिरफ्तार किए गए। पुलिस और पेरेंट्स दोनों ही परेशान हैं क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है। Because once they get addicted, it becomes extremely difficult. लत बुरी चीज होती है, चॉकलेट की ही लत क्यों ना हो। एक बार बच्चों को आदत पड़ गई
तो फिर बहुत मुश्किल होगी इस आदत को छोड़ने में। Responsibility to watch what they're eating and give them in moderation. पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है ताकि ये पता चल सके कि आखिर ये अंतर्राज्यीय गैंग किस तरह उत्तर प्रदेश से भांग गांजा मिला चॉकलेट्स यहाँ सप्लाई कर रहा है। अब पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन सा गैंग इन चॉकलेट्स को कर्नाटक के तटीय इलाकों तक पहुंचा रहा है। इसका मास्टरमाइंड कौन है? क्या ये चॉकलेट्स जिसमें नशा मिला हुआ है सिर्फ मैंगलोर तक ही पहुंचा या फिर इसकी सप्लाई कर्नाटक के दूसरे शहरों में भी की गई? बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। वंदे भारत ट्रेन में एक यात्री बिना टिकट के घुसा और उसने सिगरेट भी जला दी। शख्स ट्रेन के टॉयलेट में जाकर बैठ गया और वहां सिगरेट जला ली। ये घटना बुधवार शाम की है। मामला इतना बढ़ गया कि ट्रेन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। पुलिस ने उस आरोपी यात्री को नेलोर स्टेशन पर उतारा और उसे हिरासत में ले लिया। पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश ने किस तरह से उत्तराखंड में हाहाकार मचाया है आपको दिखाते हैं। कई फीट तक पानी नजर आ रहा है। लोगों के बेड से लेकर सामान पानी में तैरते हुए दिख रहे हैं। अभी भी कुछ इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। दिखाते हैं आपको उत्तराखंड की हालत। घरों में 3 से 4 फुट तक पानी घुसा तो सारा सामान तैरने लगा। बेड तैरने लगे, सिलेंडर तैरने लगे। घर है या तालाब समझना मुश्किल हो गया। बाजपुर की मेन मार्केट में भी इतना पानी आ गया कि दुकानें तक डूब गई। ऐसा शहर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 2 से 2.5 फुट तक पानी है और सरकार के द्वारा खाली चर्चा की जाती है चूना खान नाले की। आज तक कोई ठोस कार्रवाई इस पे नहीं की गई है। सिर्फ 5,000 रुपये मुआवजा ही सरकार देगी। चाहे लाखों रुपए का नुकसान किसी का हो जाए, किसी का फ्रिज, टीवी, कूलर सब बह जाए। 4 फुट पानी है। सामान हमारे कपड़े हैं, रजाई, बिस्तर, गद्दा सब डूब गया। सिलेंडर। बाजपुर के 2 निचले इलाकों में ज्यादा पानी आ गया, जिसके बाद आपदा कंट्रोल, एनडीआरएफ, आईआरबी और एसडीआरएफ को राहत बचाव के लिए भेज दिया गया। सूचना आई कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ गया है, तो फिर हम लोगों ने देखा तो चूंकि हमारे आवास के पास ही काफी पानी भर गया था, तो अभी ये दिखवाया जा रहा है। सभी हमने जो हमारे रेवेन्यू के पटवारी कानून हुआ उनको कह दिए कि जहाँ जिसे जिन मोहल्लों में घरों में पानी गए, विशेष तौर पर जिनके खाद्यान्न सामग्री नुकसान हुई है, कपड़ों को नुकसान हुआ है, जिससे पानी कम होता है उसको चिन्हित कर ले और तहसील के अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को अलर्ट कर दिया गया और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसकी जायजा लेने के लिए निर्देशित कर दिया। पहाड़ों में हो रही बारिश से पहाड़ी इलाकों की हालत तो खराब है ही, तराई इलाकों में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। काशीपुर से किशोर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।